अब हम एक अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले पार्ट से एकदम अलग है। अभी तक हम ये कहते आ रहे हैं कि अगर टेम्परेचर फिक्स है तो आप कुछ भी चेंज कर लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होना है। ठीक। अब बात है कि टेम्परेचर अगर हम चेंज कर दें तब तो चेंज होगा, तो तब कैसे चेंज होगा ये पढ़ेंगे, है ना। पढ़ डालेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेक्स्ट आर्टिकल, extremely important, effect of temperature on K equilibrium। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का थर्मोडायनेमिक्स समझ लीजिए क्या होता है। अच्छा, आपको थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स तो पढ़ा नहीं तुम्हारा, है ना। चलो कोई बात नहीं। केमिकल काइनेटिक्स में एक टर्म आता है आर्हेनियस इक्वेशन, है ना। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन K होता है A इंटू e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, यही आर्हेनियस इक्वेशन। यहां पर K क्या है? K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, A क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हैं इसको। इसी को दूसरा नाम बोलते हैं P एक्सपोनेंशियल फैक्टर। E A होता है एक्टिवेशन एनर्जी, और T होता है टेम्परेचर केल्विन में। इतना लिखो पहले। तो K का ये जो रिलेशन है टेम्परेचर के साथ दिख रहा है, तो इफ यू चेंज कैपिटल T, K विल ऑल्सो चेंज। ये बात समझ में आ रही है ना। ड्रॉ करो। तो अगर हम कैपिटल T को चेंज करेंगे तो हमारा K भी चेंज हो जाएगा। हो गया बच्चों? अब अगर हम ये जो आप देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, आर्हेनियस कांस्टेंट दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर। अब क्या है कि ये एक रिएक्शन के लिए देते हैं, है ना। हम लोग कितनी रिएक्शन का यूज करते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता, ये रेट कांस्टेंट होता है। चेंज करो इसको। ये रेट कांस्टेंट है। ये किसी भी एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का डिपेंडेंस है टेम्परेचर पर। ठीक, ऊपर लिख लें फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वन साइडेड। एक ही तरफ जाने वाली रिएक्शन क्या है ना, रेट कांस्टेंट है। तो फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन वन साइडेड, यानी एक डायरेक्शन में फ्लो है रिएक्शन का। अब देखें फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम जो K इक्विलिब्रियम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? K फॉरवर्ड बाई K बैकवर्ड लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ठीक है। अब जो K फॉरवर्ड आएगा तो K फॉरवर्ड की जगह लिखेंगे
ए फॉरवर्ड ई टू द पावर माइनस ई ए एफ बाई आर टी, और के बी की जगह क्या लिखेंगे, ए बैकवर्ड इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बैकवर्ड बाई आर टी। देखो जी ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं। ये के जो है उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो एक डायरेक्शन में जाती है। तो जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारी दो तरह की रिएक्शन होती है, एक फॉरवर्ड वाली और एक बैकवर्ड वाली। तो के फॉरवर्ड के लिए ये वाला सिस्टम आ गया, के बैकवर्ड के लिए नीचे वाला आ गया। ठीक, तो ये जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू देख रहे हैं हम लोग, वो कितनी हो जा रही है, ए फॉरवर्ड बाई ए बैकवर्ड ई टू द पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड बाई आर टी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ई टू द पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड बाई आर टी। ठीक है, तो ये जो के इक्विलिब्रियम लिखते हैं हम लोग अगेन उसको लिखेंगे ए इंटू ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। अब देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ हमने फिर से ए लिख दिया है। तो ये ए तो जनरल एक एक्सप्रेशन है। ये वाला ए किसके लिए था, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ये वाला ए किसके लिए था, बैकवर्ड के लिए। और ये वाला ए किसके लिए है, उस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। भाई तीन तरह की रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड और एक फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। तो ये उसका ए है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर ये जो ए है वो क्या है, ये आर्हीनियस कांस्टेंट है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, ये जो डेल्टा एच आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू आपने क्या लिखी है, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड है ना। इसको तो आप स्टैंडर्ड की तरह याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, which is also called as enthalpy. You can call it heat of reaction or enthalpy, both are same. बाकी तो सब वही है, टी टेम्परेचर है आर गैस कांस्टेंट। ठीक, तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस पहले एक और चीज समझ लेते हैं। देखो यहाँ से k की वैल्यू आ गई a इंटू ई टू दी पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो log k इज हाउ मच, log k इज log a माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। तो आपको देखो ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है बच्चों, ये भी याद रखना है कि डेल्टा एच का मतलब क्या है। ये याद रह जाए तो और भी बढ़िया है ना। इसी फॉर्मूले का लॉग है, और अगर वो याद नहीं भी रहता है तो भी चलेगा, ये तो याद रखनी है। और ये आर्हीनियस इक्वेशन जैसे ही है, a इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी था, यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा एच बाई आर टी, है ना। ठीक, चलिए समझिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो ग्राफ बना रहे हैं, और ग्राफ बनाएंगे लॉग के वर्सेस 1/t के रिस्पेक्ट में। तो आपको समझ में आएगा कि या यहीं पे डायरेक्टली देख लेते हैं। देखो ध्यान से, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, समझना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में एक साइड हम लिखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी साइड लिखेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा जिसका डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसका डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव, है ना।
ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं log k वर्सेस 1/t। और यहां भी ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं log k वर्सेस 1/t। ओके, सो प्लीज लुक एट द बोर्ड। तो ये जो log k है, अब वो तुम्हारा y का काम कर रहा है और 1/t किसका काम कर रहा है? x का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। तो एक तरफ आ गया log k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा h बाई आर इंटू 1/t प्लस log a। चलो देखो, तो ये हो गया आपका y, ये है x, ये है x इज दिस, ये हो गया m और ये हो गया c। तो ये y इक्वल टू mx प्लस c वाली लाइन हो गई। ठीक है, अब समझे, y इक्वल टू mx प्लस c, और ये जो log a होगा ये हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक, तो y इक्वल टू mx प्लस c इज अ लाइन विथ स्लोप m एंड y एक्सिस इंटरसेप्ट c, so this intercept is positive। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, अगर डेल्टा h पॉजिटिव है तो स्लोप कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप की लाइन ऐसी आएगी। ये क्या है? log a बेस e। अच्छा, इस लाइन का स्लोप क्या है? माइनस डेल्टा h बाई आर, और ये स्लोप कैसा है? नेगेटिव। अगर डेल्टा h नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। अगेन स्लोप ऑफ दिस लाइन इज व्हाट? दिस इज पॉजिटिव एंड दिस पार्ट इज, समझ में आई बात? चलिए बताइए, इस ग्राफ को देखा जाए, हम 1/t बढ़ा रहे हैं, मतलब t को घटा रहे हैं। आगे जाने पे 1/t बढ़ रहा है मतलब t घट रहा है। तो t घट रहा है तो log k भी घट रहा है, मतलब k भी घट रहा है। तो यहाँ t का और k का डायरेक्ट रिलेशन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ रहे हैं तो 1/t बढ़ रहा है मतलब t घट रहा है, तो आगे जाने पर log k घट रहा है, यानी k भी घट रहा है। तो t घट रहा है तो k घट रहा है, t बढ़ रहा है, पीछे जाएंगे तो t बढ़ रहा है, तो log k भी बढ़ रहा है, यानी k भी बढ़ रहा है। k और t का एक डायरेक्ट रिलेशन हो गया। यहाँ पर पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, उल्टा रिलेशन हो गया। t घट रहा है तो k बढ़ रहा है, और t बढ़ रहा है तो k घट रहा है। ठीक, मतलब क्या हुआ? अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, पहली बात तो ये पूछा गया आपसे, पहला सवाल, कि किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आपका जवाब क्या होगा बताइए? क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, सब लोग सुन लो। किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ता है? जवाब बताइए। बिल्कुल सही। सबसे पहला सवाल आप पूछेंगे कि पहले क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, हमें ये बताना होगा कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक है तो आप एक्सो का याद रखिए बस, जैसा टी का बिहेवियर वैसे ही के का बिहेवियर, सॉरी एंडो का याद रखिए। एंडोथर्मिक में टी बढ़ने पर के बढ़ता है, टी घटने पर के घटता है, और एंडो का ठीक उल्टा बिहेवियर किसका होगा? एक्सो। समझ गया ना बात, है ना? टेम्परेचर से क्या रिलेशन है क्लियर हो गया। ठीक, बनाओ फोटो। नेक्स्ट क्लास में जो अगले ट्यूसडे को होगा, इस केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा पार्ट आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेवल 1 के जितने भी सवाल हैं वो आप पूरे करके आएंगे, मैं डिस्कस कर दूंगा।
दूसरा टास्क है जो लोग G2 सेंटर के हैं उनकी जो कल की क्लास होगी तो उसमें फंक्शन कहाँ तक पढ़ा दिया मैंने, 1 1 मैनी 1 इंटू 1 2 हो गया, वो पूरा आप लोग सॉल्व करके आएंगे। लेवल 1 में डिस्कस करूँगा। और जो लोग G1 वाले हैं वो भी अपनी अगली क्लास जो कि थर्सडे को होगी उनकी, उसमें पूरा फंक्शन का लेवल 1 बना के आएंगे, मैं डिस्कस करूँगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, आप लोगों का सैटरडे को छुट्टी रहेगा। सैटरडे को छठ का है, छठ के उपलक्ष्य में सैटरडे छुट्टी रहेगी। संडे को G2 सेंटर का चूँकि सुबह क्लास होता है इसलिए उनकी छुट्टी रहेगी। G1 सेंटर का शाम में क्लास होता है इसलिए कोई छुट्टी नहीं रहेगी। मीन्स जो स्टूडेंट्स G1 सेंटर के हैं उनकी इफेक्टिवली एक ही दिन की छुट्टी है, तो G2 वाले हैं उनकी 2 दिन की छुट्टी। ठीक है, टेस्ट शेड्यूल में कल और परसों है ना सर? कल है तो कल होगा। G1 वालों को कल है ना, 4 से 7, 4 to 7। G2 की भी सेम टाइमिंग है, 4 to 7। जो लोग शाम में जल्दी जाना चाहें, G2 वाले जो टेस्ट नहीं देना चाहें, वो क्या कर सकते हैं, टेस्ट नहीं देना चाहें तो ना दें। इस बार चूंकि संडे को टेस्ट होना चाहिए था तो संडे तो वो पड़ गया, दिवाली वगैरह, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। चलो हो गया, तो लिख लें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक चीज़ और है जो अभी हम लोग चूँकि अब समय 2 ही महीने का बाकी है, आपको एक भी याद रखेंगे तो चल जाए। हो गया भाई? तो इतना करने के बाद एक काम और कर सकते हैं हम लोग। जैसे हमने ये जो इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन को 2 अलग अलग टेम्परेचर पर जरा लिखते हैं, देखो क्या होगा। मतलब हम क्या करेंगे कि 2 अलग अलग टेम्परेचर पे डेफिनेटली 2 अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएंगे, है ना? तो उनमें देख लेते हैं क्या रिलेशन होता है। तो फॉर अ गिवन रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 पर क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको लिख लेते हैं K1। सो दिस log K1 इज इक्वल टू log A माइनस डेल्टा H बाई T1। और एट टेम्परेचर T2 log K2 इज log A माइनस डेल्टा H बाई T2। तो इसको इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं और इसको इक्वेशन लिख लेते हैं थर्ड। तो अगर हम सेकंड में थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें या थर्ड में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा आपका log K2 बाई K1, log A विल गेट कैंसल्ड, माइनस डेल्टा H 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। इट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आपको याद रखना ही रखना है। इट्स नोन एज वांट ऑफ इक्वेशन। V1 वांट लिख डालें। ये जो आर्हेनियस फैक्टर है इसको
इसको टेम्परेचर से लेना देना नहीं है ना, ये फिक्स रहेगा एक रिलेशन के, एक रिएक्शन के लिए। आर्हेनियस फैक्टर क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर कोलिजन पे डिपेंडेंट है, हम लोग पढ़ेंगे आप केमिकल काइनेटिक्स में, तो बहुत सारे टर्म्स आते हैं, उनसे मिलकर ये बनता है। सॉरी, आर भी लिख लो। log K2 by K1 is equal to minus delta H by R 1 by T2 minus 1 by T1। हो गया बच्चों? अच्छा, ध्यान दीजिए, यहां हमने जिस लॉग का प्रयोग किया है उसका बेस कितना है, E। अब उसको हम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो इसी वांट ऑफ इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ लॉग बेस 10, तब देखो कैसे दिखेगा ये। प्लीज हैव अ लुक। log K2 by K1 होगा, तो यहाँ पर बस 2.303 आ जाता है, तो यहाँ का 2.303 नीचे उतार देते हैं, तो बस क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा H बाई 2.303 R 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। तो इस फॉर्म में भी हम लोग को याद रखना चाहिए। इवन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसी फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि हमें जो भी लॉग के वैल्यूज याद रहते हैं वो सब बेस 10 में याद रहते हैं, बेस ई पर तो याद रहते नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग log 2 को याद रखते हैं 0.3010, तो उसका बेस 10 हो गया। log 3 हो गया 0.4771, तो उसका बेस भी 10 हो गया। तो हम लोग ये केमिस्ट्री में भी लॉग के वो वाले फॉर्मूले यूज करते हैं जिसमें बेस क्या रहता है, 10। ठीक है, चलो, तो ये तो बात हो गई आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम लोग आते हैं, एक और पार्ट है, उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। वैसे थर्मो में वो डिटेल में पढ़ाया जाता है, आपको थोड़ा सा यहाँ जान लेंगे, क्योंकि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की बात चली है और आगे अभी इसका यूज आना है केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो थोड़ा सा समझ लेंगे। हेडिंग डालेंगे एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम में पहला डायग्राम बनाना है अपने को, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन का बनाते हैं। देखो एंडोथर्मिक एनर्जी डायग्राम क्या है, ध्यान दीजिए। ये जो एक्सेस है, दिस रिप्रेजेंट प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन क्या है, आगे बढ़ रही है, ये उस बात को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एक्सेस रिप्रेजेंट करती है वो रिप्रेजेंट करती है एनर्जी को। कई बार इसको पोटेंशियल एनर्जी भी कह देते हैं, कई बार केवल एनर्जी ऑफ रिएक्शन भी कह देते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, हम लोगों ने शुरू में ये पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एनर्जी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या बताया था, E फॉरवर्ड माइनस E बैकवर्ड, बताया था कि नहीं बताया था? वहां पर एक टर्म आया था एक्टिवेशन एनर्जी, और आर्हेनियस इक्वेशन में भी एक टर्म आया था एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है समझिए। जैसे कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो कई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब जैसे ही दो रिएक्टेंट संपर्क में आते हैं रिएक्शन होने लगती है। ठीक, और कई बार क्या होता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है कि रिएक्शन होने लगे। ठीक, अब ये रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी कब नहीं होगी इस बात को समझिए। जैसे क्या हो कि
जैसे ही हम क्लास से निकले तो अचानक स्पॉन्टेनियस आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? आप लोगों का कतर कतर स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उसमें क्या है कि कोई भी जो है एफर्ट नहीं लगाना पड़ा हमें, हम जैसे ही क्लास से निकले आपका काम स्टार्ट हो गया। अब तुम्हारे टेस्ट में नंबर अच्छे लाने हैं तो उसके लिए बड़ा एफर्ट लगाने की जरूरत है। तो जो पहली वाली रिएक्शन है वो कैसी हो गई? स्पॉन्टेनियस। ठीक, अब इसको केमिस्ट्री के टर्म्स में समझा जाएगा जरा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी? एक तरफ है रिएक्टेंट और एक तरफ है प्रोडक्ट। हम रिएक्टेंट से बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट। ठीक, अच्छा, अब जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हर एलिमेंट का या कंपाउंड का खुद का एक एनर्जी स्टेट होता है। ठीक, और हर एलिमेंट लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है ताकि वो स्टेबलाइज्ड हो जाए। तो कोई भी रिएक्शन का मेन रीजन ही ये होता है कि वो जो है हाई एनर्जी स्टेट से क्या होती है, लो एनर्जी स्टेट में जाती है। ठीक है, तभी रिएक्शन होगी। कभी भी ऐसी रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकती है जिसमें कि क्या हो कि रिएक्टेंट का एनर्जी स्टेट कम हो, प्रोडक्ट का एनर्जी स्टेट ज़्यादा हो। उसके लिए क्या करना होगा? आपको मेहनत करनी होगी, तब वो ऐसी रिएक्शन होगी। रिएक्शन हमेशा कभी भी कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो मोर स्टेबिलिटी चाहते हैं, और मोर स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है? लोअर एनर्जी स्टेट। ये सब बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को समझ लीजिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्शन को करवाने के लिए हम एनर्जी दें, हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तब वो रिएक्शन होती है ना। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्शन होने के चलते एनर्जी रिलीज होती है। दोनों बात क्लियर हो रही है? ठीक है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तब वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो नेट एनर्जी सिस्टम में हमने अंदर दी, और उसका डेल्टा एच कैसा लिखते हैं? पॉजिटिव। हीट ऑफ रिएक्शन कैसा लिखते हैं? पॉजिटिव। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हम कुछ देते नहीं है, रिएक्शन होती है तो जब प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं और कुछ एनर्जी भी निकलती है, तो उसका डेल्टा एच कैसा हो जाता है? नेगेटिव। ठीक है, अब जरा इस एनर्जी डायग्राम को देखो। तो अगर हम पहले बात करते हैं इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हम एनर्जी क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं, और डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव। और डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या लिखी है आपने? ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। इसके पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ? ये बड़ा है, ये छोटा है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बैकवर्ड के। ठीक है, अब लिखना नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए तो आप समझ में आ, एक बार आप समझ जाएंगे तो आप एक्सोथर्मिक का अपने आप बना लेंगे। तो हम लोग एंडोथर्मिक बना रहे हैं ना, ये फिगर बनता है, देखो समझो इसका मतलब क्या है। ये जो रिएक्शन सॉरी इस साइड हमने लिखे ये है रिएक्टेंट, और सामने जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो यहां से यहां तक की ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस, तो ये जो हाइट है, दिस हाइट इज द एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, एंड दिस हाइट इज द एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, ई आर और ई पी। ठीक है, हम लोग इसको ई आर पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे? ई पी। ध्यान से समझिए मेरी बात को। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी कैसी है? कम, प्रोडक्ट की एनर्जी कैसी है? ज़्यादा। ठीक, हमें लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने हैं, तो क्या हमारे एफर्ट के बगैर ये होना पॉसिबल है? रिएक्टेंट कम एनर्जी स्टेट में है और जानना चाहते हैं हायर एनर्जी स्टेट में प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ये तो उल्टा हो रहा है ना। अगर कोई भी रिएक्शन हमारे एफर्ट के बगैर स्पॉन्टेनियसली होने लगे तो उसका क्या होगा कि वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, जबकि ये कहाँ जा रहा है? लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, यानी हमें इसको एनर्जी देनी होगी। ठीक है, अब एक टर्म आता है ये वाला, ये हाइट, ये भी तो एक एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं ई
थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड क्या होता है, इसको ETH कहेंगे। ETH का मतलब हो गया दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। ठीक है, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, और बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए और आगे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए उनका जो एनर्जी स्टेट है वो इतना ऊंचा होना चाहिए, तब तो उनमें रिएक्शन होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उतनी एनर्जी उन्हें सप्लाई करनी होगी। ठीक, तो वो जो एनर्जी है जो रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए आवश्यक है, वो एनर्जी कितनी है, ये वाली। रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए इतनी और एनर्जी की जरूरत है ना, क्योंकि इतना तो उनके पास खुद से ही है, उन्हें पूरी तरह से रिएक्शन कराने के लिए इतनी एनर्जी लेवल की जरूरत है। तो इतनी एनर्जी की जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी किस रिएक्शन का हुआ, फॉरवर्ड का, क्योंकि रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग टू गेट प्रोडक्ट। ठीक है, सिमिलरली एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज दिस मच ओनली। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस फोटो में देख के आप ये क्लियर समझ पा रहे हैं कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये बड़ी और ये छोटी है, तो इसका डेल्टा एच कैसा है, और हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, नेट सप्लाई करनी पड़ेगी। नेट एनर्जी क्या होगी, सप्लाई होगी। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आप सोचिए एक्सोथर्मिक का फिगर कैसे बनेगा, इधर वाला उड़ जाएगा, इधर वाला नीचे चला जाएगा। समझ आ रही कि नहीं बात, है ना, बना डालो। अच्छा, एक चीज और भी समझ लीजिए, डेल्टा एच का एक ये फॉर्मूला है, डेल्टा एच का एक और भी फॉर्मूला है, वो होता है एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। देखो ये होगा कि नहीं होगा, कैसे, इन दोनों का समेशन बराबर इन दोनों का समेशन। तो आप EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, EP माइनस ER। ठीक है, ये कैसे आया, देखो ये कैसे आया, EA फॉरवर्ड प्लस EP बराबर EA बैकवर्ड प्लस ER। तो यहां से EAF माइनस EAB इज हाउ मच, ER माइनस EP। उल्टा हो गया क्या कुछ, यहां एक माइनस का साइन लगा दो। अब सही है, लिखो चलो, माइनस नहीं, सही लिखा था। एंडोथर्मिक अपने आप ड्रॉ कर लीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तो आप पहले ही से लिख चुके हैं। इसको भी याद रखें तो बहुत बढ़िया है। इसको नोट करते जाए, मैं एक्सोथर्मिक का बना देता हूँ बगल में।
उल्टा हो गया ये। यहाँ पर लिखो ई आर, यहाँ लिखो ई पी। एक काम आप और करिए कि यहाँ पर लिख लीजिए डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, हेडिंग में लिख लें, और यहाँ लिख लेंगे डेल्टा एच लेस देन 0। अगर जगह हो तो एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेंगे रिएक्टेंट प्लस एनर्जी प्रोडक्ट, और इसमें लिख लेंगे रिएक्टेंट सामने प्रोडक्ट और फिर एनर्जी। ठीक है, लिख लो। यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे, एनर्जी इज गिवन टू द रिएक्शन मिक्सचर, एनर्जी इज गिवन टू द रिएक्शन मिक्सचर। एंडोथर्मिक में कहीं पे भी लिख लेंगे एनर्जी इज गिवन टू द रिएक्शन मिक्सचर, और एक्सोथर्मिक में लिख लेंगे एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर, एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। यहाँ लिख लेंगे एनर्जी इज गिवन टू द रिएक्शन मिक्सचर, वहाँ लिख लेंगे एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें आपको स्पष्ट होंगी जो जो आपने समझी। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आपको क्लियर हो गया।